Good morning, everyone. Today, in series of ratio analysis, next question is question number 9. In question number 9, there is total 3 situations given. If the current ratio is 2.5:1, 1:1, and 0.75:1, then what will be the effect of the following transaction? It may be improve, it may be decrease, or not change. In first condition, paid rupees 50,000 to a क्रेडिटर्स को 50,000 का पेमेंट किया. अब यदि रेशियो 2.5:1 है तो क्या इफेक्ट आएगा, सेकंड सिचुएशन 1:1 है तो क्या इफेक्ट आएगा. सबकी अलग अलग सिचुएशन दी हुई है तो सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी अपन को. इम्प्रूव, डिक्रीज और नोट चेंज, 3 ऑप्शन दिए अपन लोगों को. उसके अकॉर्डिंग अपन को देख रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या क्या हो रहा है. और सिचुएशन क्या दी हुई है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि करंट रेशियो यदि 2.5:1 है तो क्या इफेक्ट होगा. यदि करंट रेशियो उसी केस के अंदर 1:1 है तो क्या इफेक्ट होगा, और 0.75:1 है तो क्या इफेक्ट होगा. ये 3 सिचुएशन दी हुई है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रुपीज 50,000 टू ए क्रेडिटर्स को 50,000 का पेमेंट किया. मैं ये मान लेता हूँ कि 2.5:1 की जहाँ अपन ने बात की है उसके अंदर अपन रेशियो रख लेते हैं 2,50,000 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू रखी है वो 1 लाख रुपीज़ अपन डिसाइड कर लेते हैं ताकि अपन लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करना है. मैं एक बार 50% पोर्शन निकाल लेना ताकि नीचे कैलकुलेशन कर सके और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए. तो यदि मान लीजिएगा कि अपन मानते हैं कि 2,50,000 करंट एसेट्स है इस फर्स्ट रेशियो के अकॉर्डिंग, बिकॉज द रेशियो इज 2.5:1, सो करंट एसेट्स इज 2,50,000 and current liability each 1 lakh rupees. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की एक्सप्लेनेशन की. पेड 50,000 टू ए क्रेडिटर्स, एंट्री जो होगी वो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट को इफेक्ट करते हैं. नंबर 1 क्रेडिटर्स, नंबर 2 बैंक. क्रेडिटर्स इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, मीन्स क्रेडिटर्स इसका पार्ट है और बैंक इसका पार्ट है. या केस की बात कर लो, केस में पेमेंट किया तो केस इसका पार्ट है करंट एसेट्स का. तो 50,000 आपको यहाँ से माइनस करना है और 50,000 यहाँ से माइनस करना है. जब दोनों में वैल्यू माइनस करते हो तो रेशियो क्या रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी 250 में से 50 माइनस किया तो 2 लाख अपॉन 50,000. 1 लाख माइनस 50 इक्वल टू 50,000. द रेशियो इज 4:1. 4:1 आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. पहले का जो रेशियो क्या था 2.5:1, अब क्या है 4:1. मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा. सेकंड कंडीशन, यदि वैल्यू इक्वल होती तो क्या होता. वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू है वो भी मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए क्योंकि 1:1 दिया हुआ रेशियो और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए. 50,000 आपने फर्स्ट वाले केस में माइनस किया और 50,000 सेकंड वाले केस में माइनस किया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 50,000 और इसकी वैल्यू भी 50,000. मतलब रेशियो क्या बना, वही 1:1, मीन्स नो चेंज. थर्ड केस की बात करते हैं. थर्ड केस में जो करंट एसेट्स है वो 0.75:1 दी हुई है और करंट लायबिलिटीज है वो 0.75:1. तो 0.75 को अपन कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ 75,000 वैल्यूज में. ये रफ वर्क है, इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको बस ये इफेक्ट शो करना है तीनों के अंदर. तो इसके 0.75,000, इसकी 1,50,000 का पेमेंट किया तो 50,000 इसमें से माइनस होगा और सेम 50 इसमें से माइनस होगा. अब 50 माइनस करने के बाद यहाँ पर 50 रहा और यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी 25,000 और 50,000. मीन्स रेशियो क्या बना 0.5:1, 0.50:1, 50% हो गया ना. तो यदि अपन 50% की बात करें तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.50:1. मतलब पहले का जो रेशियो था वो कितना था 0.75:1. अब रेशियो क्या है 0.50, मतलब रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज.
इस तरीके से तीनों के इफेक्ट शो करने हैं आप लोगों को। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स एट ए लॉस ऑफ 10%। क्या आप लोगों ने क्या कर दिया कि 10% लॉस पे गुड्स को सेल किया है। तो लॉस पे आप लोगों ने सेल किया है तो कैसे इफेक्ट आएगा, कैसे नहीं आएगा वो देखिएगा। मान लेता हूँ पहले की जो करंट एसेट्स है वो है 2,50,000 और लायबिलिटी वो कितनी है 1 लाख। इन फर्स्ट कंडीशन ratio is 2.5:1, so the value of current assets is 2,50,000 and current liability is 1 lakh rupees. Okay, sale of goods at a loss of 10% means goods sold। गुड्स की वैल्यू में मान लेता हूँ कि आप लोगों ने जो गुड्स सोल्ड किया है वो किया है 50,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है और 50,000 का गुड्स आप लोगों ने लॉस में सेल किया, तो मैं मान लेता हूँ 25,000 में सेल किया है। कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये क्रेडिट सेल है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो अपन इसको क्या मानते हैं, कैश सेल मानते हैं। कैश सेल मानोगे इसका मतलब क्या हुआ कि 25,000 तो कैश आपके पास में आया है, मीन्स करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, और 50,000 का गुड्स चला गया मतलब 50,000 माइनस करोगे तो करंट एसेट्स डिक्रीज होगी। दोनों का इफेक्ट किस में आया, करंट एसेट्स पे आया है, करंट लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं। इसमें 50 तो माइनस करोगे 250 माइनस 50 देन 2 लाख और 25 प्लस करोगे तो कितना आएगा 2,25,000। वैल्यू कितनी आई 225। इसको सोल्व करोगे तो रेशियो क्या बना 2.25:1। इस रेशियो के अकॉर्डिंग मतलब ओवरऑल जो भी रेशियो है उसमें करंट एसेट्स कम हो रही है। जब करंट एसेट्स ऐसे रेशियो इक्वल है तब भी करंट एसेट्स कम होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। यदि करंट एसेट्स कम है तब भी क्या होगा, आप लोगों की वैल्यू कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फर्स्ट देखा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग रेशियो क्या बना 2.25:1। इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीज। यदि वैल्यू अपन लोग इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू पहले 1 लाख थी और यहाँ पर भी 1 लाख। 50,000 माइनस किया, 25,000 जो कैश रिसीव किया है वो प्लस किया, ओवरऑल 25 माइनस ही होना है। लॉस है तो लॉस तो माइनस करोगे, तो इसका मतलब वैल्यू ये कितनी आएगी, ये आएगी वैल्यू 75,000। रेशियो क्या बना 0.75:1। तो मतलब ये भी क्या होगा डिक्रीज होगा। ऐसे ही इसकी बात करते थर्ड वाले की। थर्ड वाले के अंदर पहले वैल्यू कितनी थी 75,000 थी। 75 में से फिर आप लोग 25 और माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी रहेगी 50,000। रेशियो क्या बना 0.5:1, मीन्स ये भी क्या होगा डिक्रीज ही होगा। तीनों के अंदर इफेक्ट यदि करंट एसेट्स कम हो रही है तो जैसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के इक्वल हो, इंक्रीज मतलब उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, तीनों ही कंडीशन में रेशियो क्या होगा डिक्रीज होगा। ये चीज़ इससे प्रूव हुई। थर्ड वाला दिया हुआ है कि सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख एंड बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज 1,20,000। मतलब आप लोगों ने एक मशीन मान लेते हैं, मशीन को सेल किया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो मशीनरी की बात कर लेता हूँ। मशीन आपने सेल की है और मशीन की जो बुक वैल्यू थी 1,20,000, आपने उसको 1 लाख रुपीज़ में सेल किया है। अब 1 लाख में सेल करने का मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट्स आप लोगों का जो एंट्री होगी क्या होगी, कैश अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट। एक अकाउंट तो बना मशीनरी का, दूसरा अकाउंट किसका बनेगा कैश का अकाउंट बनेगा। यदि इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और कैश वो अपनी क्या है करंट एसेट्स है, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन से अपनी करंट एसेट्स क्या होगी इंक्रीज होगी। करंट एसेट्स जब डिक्रीज हुई थी तो तीनों केस में क्या हुआ, सिर्फ सिंगल साइड इफेक्ट था, तो तीनों में क्या हुआ डिक्रीज हुआ रेशियो। अब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। पहले वाले केस में क्या लिया था अपन लोगों ने कि 25,000 नेट बैलेंस डिक्रीज हुआ था करंट एसेट्स का, 50,000 माइनस किया, 25 प्लस किया, ओवरऑल इफेक्ट क्या है 25 नेगेटिव बैलेंस था। टोटल जो भी बैलेंस था उसमें 25 कम किया, तो मतलब 25 जब कम हुई सिर्फ करंट एसेट्स में तो तीनों में क्या हुआ था रेशियो डिक्रीज। सेम ऐसे ही अब क्या हो रहा है 1 लाख रुपए से अपनी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो सब में क्या आएगा इंक्रीज आएगा। वैल्यू पुट करके देखना आप लोग, इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज, तीनों में वैल्यू पुट करके देखना, वही आंसर रहेगा। फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप लोगों की कोई सैलरी ड्यू थी उसका आप लोगों ने पेमेंट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करते हो तो एंट्री जो बनती है वो बनती है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। इसका मतलब मान लेता हूँ कि पहले की वैल्यू थी 2,50,000, 2.5:1 के अकॉर्डिंग, एंड द लायबिलिटी ऑफ वैल्यू
liabilities value is 1 lakh rupees. Outstanding salary is 50,000, means payment of 50,000 outstanding salary. मैंने एज्यूम किया है 50,000 डेटा, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी में आप लोगों ने 50,000 माइनस किया और कैश में पेमेंट किया होगा, इसका मतलब आप लोगों की करंट एसेट्स में से कैश माइनस किया होगा 50,000. दोनों में वैल्यू माइनस हुई. फर्स्ट वाले केस में यही किया था आप लोगों ने. इसमें क्या किया था, पेड 50,000 टू क्रेडिटर्स. इसका मतलब क्रेडिटर्स में लायबिलिटी भी कम हुई थी और आप लोगों का कैश भी कम हुआ था. अब क्रेडिटर्स के बजाय यूज क्या कर रहे हो वर्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी लायबिलिटी होती है. यहाँ पर भी लायबिलिटी कम है और कैश भी कम है, तो जो फर्स्ट वाले का आंसर आया था वैसा का वैसा आंसर आएगा. इसमें इंक्रीज, नो चेंज और डिक्रीज, सेम इफेक्ट आएगा जो स्टार्टिंग में आप लोगों का इफेक्ट था. अब देखिएगा नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 5. क्या दिया हुआ है, रिसीव 25,000 फ्रॉम ए डेटर. 25,000 रिसीव किया आप लोगों ने और डेटर से रिसीव किया. डेटर कितने का, 30,000 का. इन फुल सेटलमेंट, मतलब डेटर पूरा सेटल हो चुका है आप लोगों का. इसका मतलब हुआ गया कि पहले का करंट एसेट्स थी जो वैल्यू थी वो थी 2,50,000 और करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज. Now the total debtor will be decreased. Debtor decrease means the current assets will be decreased by 30,000 rupees. Current assets decreased by 30,000 and received rupees 25,000 means cash increase. Cash increase means current assets increase. The value of assets is 25,000. ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, यदि अपन बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं है, एज इट इज है जो पहले था, और करंट एसेट्स में वैल्यू पहले तो 30,000 माइनस हुई है फिर 25 प्लस हुई है, तो इफेक्ट क्या आया, नेट 5,000 माइनस करना है. सिर्फ करंट एसेट्स माइनस होती है. मैंने क्या होता था, जब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है सिर्फ, बाकी कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, तो ओवरऑल सारे रेशियो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. यदि सिर्फ करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल सारे रेशियो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. तो यहाँ क्या हुआ, वैल्यू -5,000 नेट इफेक्ट रहा, तो इसका मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा. तीनों केस के अंदर सॉल्व करके देखना चाहते हो, देख लीजिएगा इसके अंदर कितना रहा, 250 -30 देन 25 प्लस करने पे वैल्यू आप लोगों की -5,000 रहेगी. इसका मतलब कितना हो गया, 2,45,000 अपॉन 1 लाख. तो रेशियो क्या बता, 2.45:1 और पहले रेशियो क्या था, 2.50. तो इसका मतलब 0.05 आप लोगों की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है. तो इसका मतलब डिक्रीज, यदि 1:1 होता तब भी इसमें 5,000, पहले का रेशियो था 1 लाख अपॉन 1 लाख. नाउ आफ्टर द पेमेंट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स द वैल्यू इज 95,000 अपॉन 1 लाख, मीन्स द रेशियो इज 0.95:1. सो इट विल बी डिक्रीज. इसके अंदर भी 0.70:1 रहेगा, तो ये भी डिक्रीज होगा. ये तीनों इफेक्ट मैंने आप लोगों को इसका बताया. सिंपल मेथड में बेटा जितना आप करोगे उतना ही है, क्योंकि इसमें आप लोगों का पूरा खेल रहता है वो टाइम मैनेजमेंट का रहता है. अकाउंट के पेपर में तो टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन आप लोग जितना सोल्व करोगे उससे आप लोगों की कमांड इंक्रीज होगी. कैसे सोल्व करना है ये पता लगेगा. फिर देखिएगा आगे, बीपी डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी. बीपी डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी मीन्स बिल्स पेएबल है, उसका आप लोगों ने मैच्योरिटी टाइम पर पेमेंट किया है, बीपी का पेमेंट किया. अब बीपी की वैल्यू स्टार्टिंग में अपने रखी 2,50,000 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1 लाख रुपए रखी. अब बीपी का पेमेंट किया, मान लेता हूँ वैल्यू ऐसे रखना ताकि दोबारा डिवाइड करो तो रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आए, आप लोग इजीली कंपैरिजन कर सको. तो मैंने ये माना कि मान लेता हूँ 50,000 की वैल्यू आप लोगों ने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी. 50,000 की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या है, करंट एसेट्स देखो यहाँ पे बीपी डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जब बिल्स पेबल की मैच्योरिटी टाइम आई, डेट ऑफ मैच्योरिटी, उस दिन आप लोगों ने उसका पेमेंट कर दिया. पेमेंट करते तो एंट्री होती है बीपी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी. अब आप लोगों ने बीपी का पेमेंट किया तो इसका मतलब बीपी भी डिक्रीज हुआ है. बीपी डिक्रीज होने का मतलब बीपी पूरा सेटल कर दिया, खत्म हो गया, तो करंट लायबिलिटीज कम हुई है 50,000 से. तो यहाँ 50,000 आप लोगों ने माइनस कर दिया और 50,000 से आपका क्या होगी, करंट एसेट्स कम होगी. दोनों में इक्वल वैल्यू कम होती है, तो स्टार्टिंग वाला अपने ऐसे क्या था, ये रेशियो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा. फिर ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. फिर ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, नो चेंज. ये रेशियो बताया था मैंने आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था. फर्स्ट कैलकुलेट करके भी देख सकते हो आप लोग. वैल्यू देखना 250 -50, तो इसकी रेशियो वैल्यू आएगी 2 लाख अपॉन
50,000, रेशियो बना 4:1 मीन्स इंक्रीज। यदि वैल्यू इक्वल होती है 1 लाख होता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आता है 50,000, 1 लाख माइनस 50,000, तो रेशियो बनता है 50,000 अपॉन 50,000 इक्वल टू 1:1 मीन्स नो चेंज। यदि 0.75 लेते तो 75,000, 50 करते तो 25 अपॉन 50, तो रेशियो आपका रहता वो रहता 0.5:1 मीन्स डिक्रीज। ये आप लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट दिया है पॉइंट नंबर 7, बी आर ड्रॉन ऑन डेटर्स। एक डेटर है, उस डेटर को आप लोगों ने, ये तो डेटर है, इस डेटर को आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक बिल ड्रॉ किया। उस डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और अपना जो डेटर वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी आर में कन्वर्ट हो गया। जो डेटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी आर में। डेटर मान लो 50,000 का कोई XYZ है जिससे अपन को पेमेंट लेना था। अब XYZ ने क्या कर दिया, बिल दे दिया। अपन बैलेंस शीट में ये शो करेंगे कि 50,000 से अपना डेटर इंक्रीज हुआ है, 50,000 से अपना डेटर डिक्रीज हुआ है और बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हुए। अब इसमें इफेक्ट क्या है, एक तो बीआर का और एक डेटर का। डेटर तो क्या हुआ, डिक्रीज मतलब माइनस हुआ है, और बीआर क्या हुआ है, इंक्रीज मतलब प्लस हुआ है। दोनों का इफेक्ट किस में आया, करंट एसेट्स, क्योंकि बीआर भी क्या होती है, करंट एसेट्स, और डेटर भी अपनी क्या है, करंट एसेट्स। तो ओवरऑल अपनी करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, पहले वैल्यू थी 2,50,000 एंड 1 लाख। आफ्टर द डेटर कन्वर्ट इनटू बिल्स रिसीवेबल, देन मान लेता हूँ 50,000 से मान लेता हूँ, तो 50,000 से आप बीआर को इंक्रीज करोगे, बीआर, और 50,000 से आप डेटर को माइनस करोगे, डेटर। तो वैल्यू क्या रहेगी, 50 प्लस 50 माइनस, जो पहले वाली एसेट्स वही रहेगी, मीन्स रेशियो भी वही रहेगा, करंट एसेट्स और अपॉन करंट लायबिलिटीज मीन्स 2.5:1। सो देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट केस, नो चेंज। यदि 1 लाख अपॉन 1 लाख है, ये आपस में सेटल कर रहे हैं, देयर इज ऑल्सो नो चेंज इफ द रेशियो इज 1:1 एंड 0.75:1। तीनों केस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप लोगों को स्टार्टिंग में जरूर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यदि आप लोगों ने फर्स्ट जो वीडियो बताया था उसके अंदर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मैंने एक लिस्ट बना के दी थी। वो लिस्ट यदि आपको क्लियर है और ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझोगे तो फिर गलत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है, वो भी किस में किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। जब क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं अपन लोग, तो जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे भी आप लोगों ने पेमेंट परचेज किया है उसका नाम आएगा। नाम नहीं दिया है तो अपन लोग क्रेडिटर्स वर्ड यूज कर लेते हैं। देन परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स। अब परचेज की यहाँ बात करें तो परचेज का मतलब क्या हुआ, गुड्स, तो एक तो गुड्स का अकाउंट, और दूसरा किसकी बात हुई, क्रेडिटर्स, तो एक क्रेडिटर्स का अकाउंट। गुड्स अपनी क्या है, गुड्स अपनी करंट एसेट्स है, और क्रेडिटर्स अपनी क्या है, करंट लायबिलिटीज। आप लोगों ने गुड्स परचेज किया, तो पहले जो भी गुड्स का लेवल था, मान लेता हूँ 70,000 है, अब 20,000 का और परचेज कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 से गुड्स इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्रेडिटर्स पहले मान लेता हूँ 70,000 के थे, 20 अब क्रेडिट में परचेज किया, तो क्रेडिटर्स भी अपने क्या हुए, इंक्रीज हुए, तो ये क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, तो करंट एसेट्स भी इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। अब तीनों केस में अपन ये स्टार्टिंग वाला रेशियो आएगा, लेकिन प्रूव करके बताते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो करंट एसेट्स में भी प्लस करना है, करंट लायबिलिटीज में भी प्लस करना है। द स्टार्टिंग की जो वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, वो दी हुई है 2,50,000 अपॉन 1 लाख ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। नाउ 50,000 प्लस इन current assets and 50,000 plus in current liabilities. Both sides will be increased. Now the total value of current assets is 3 lakh and total value of current liabilities is 1,50,000. सोल्व करोगे रेशियो क्या बना, 2:1। यहाँ आप लोगों ने देखा था, यहाँ क्या था, दोनों में माइनस हुआ था। जब दोनों में माइनस हुआ था तो वैल्यू क्या हुई, इम्प्रूव। यहाँ दोनों में क्या हुआ, प्लस हुआ है, तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज, समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं, यहां वैल्यू थी वो थी 1 लाख, सेम वैल्यू यहां पे, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1, इसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहां पे वैल्यू पुट कर दी। नाउ द इफेक्ट ऑफ करंट एसेट्स इज 50,000 प्लस एंड सेम इन करंट लायबिलिटीज।
द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज आफ्टर द चेंज इज 1,50,000 and 150. Then 150 upon 150 means ratio is 1:1. There is no change in the second condition. Clear? Now in the third condition में अपन डिस्कशन करते हैं. देखिएगा, पहले का रेशियो दिया है 0.75:1 मीन्स 75,000 अपॉन 1 लाख, ये ले लेते हैं वैल्यू. अब अपन लोग क्या करते हैं, वैल्यू के अंदर चेंज करते हैं. चेंज क्या करोगे, 25,000 की बात करें, 25,000 अपन लोगों ने 50 ले रहे थे तो 50 ले लेते. 50,000 अपन लोगों ने यहाँ पर प्लस किया और 50 यहाँ प्लस किया. अब वैल्यू क्या बनी, 0.75:1 था, अब वैल्यू बनी 125,000 अपॉन 1,50,000. इसको यदि सोल्व करोगे आप तो 125 के 5 जा 125 और यहाँ पे आएगा 30,000 0.8 समथिंग आएगा. पहले का रेशियो 0.75 था तो मतलब ये डिक्रीज हुआ था, अब क्या होगा, इंक्रीज. इसका जस्ट ऑपोजिट होने वाला बेटा, बताया था पहले वाले में. तो ये रहेगा. लास्ट टाइम इशू डिबेंचर टू वेंडर ऑफ ए मशीनरी, मशीन परचेज की और डिबेंचर इशू किए. मशीन फिक्स्ड एसेट्स होती है और डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज होती है. तो मतलब दोनों का इफेक्ट ही ना ही तो करंट एसेट्स में आएगा ना ही करंट लायबिलिटीज में आएगा. तो नो इफेक्ट इन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, तीनों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, इसको दोबारा देखिएगा. बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा.